आफ्टरनून एवरीवन, आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी और उसी क्रम में आज हम ग्रामर के ही 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं। विशेषकर बच्चों टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है तो हम आपको सारे क्वेश्चंस, वैसे तो ग्रामर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है बट विशेषकर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है, इस वजह से हम आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टीजीटी पीजीटी के परिप्रेक्ष्य में ही करवा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और जैसे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड होता है, उदाहरण से नियम की तरफ, नियम से उदाहरण की तरफ, तो हम लोग क्वेश्चन से रूल की तरफ चलेंगे और आप भी देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं। अगर करेक्ट हो रहे हैं तो अच्छी बात है, इनकरेक्ट हो रहे हैं तो आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोथ Hari as well as his wife A/ are determined to bring about B/ changes in the plan C/ noerdi। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा यहाँ पर आपको बोथ मिल रहा है तो ध्यान रहे बोथ हो गया, नॉट ओनली हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये सारे कंजक्शंस जो होते हैं वो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं और कोरिलेटिव कंजक्शंस में एक कंजक्शन के बाद दूसरा कंजक्शन कोरिलेट करता है। तो बोथ के साथ हमें एंड लगाना होता है, ना कि एज वेल एज। जैसे नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, आइदर के साथ नाइदर, और नाइदर के साथ नॉर, स्कार्सली हार्डली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन, इसी तरह से बोथ के साथ एज वेल एज ना लग करके हम सभी यहाँ पर एंड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा बोथ हरी एंड हिज वाइफ। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज, दिस इज परहैप्स द सेम डॉग A/ which bit her while she was B/ returning from the market C/ noerer। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या रूल है आपको पता है, कभी भी सेंटेंस में यदि द सेम हो या सेंटेंस में द ओनली दिया हो तो ऐसे सेंटेंसेस में जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा विच ना हो के, हु ना हो करके दैट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिएगा द सेम डॉग आया है, यहाँ हम सभी विच का यूज नहीं करेंगे, विच के स्थान पे हम सभी को दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। आप ध्यान रखेंगे द सेम, द ओनली अगर सेंटेंस में दिया है तो ऐसे में हम सभी को दैट का यूज करना होता है। थर्ड सेंटेंस है, one should be true A/ to his word in B/ all circumstances C/ noerdi। इसमें सबसे पहले देखिएगा circumstances की स्पेलिंग CIRCUMSTANCES होता है और स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो circumstances की करेक्ट स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। अब देखिए रूल की तरफ चलते हैं। जब भी सेंटेंस में वन दिया हो सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो जब हम इसका पॉजेसिव केस लगाते हैं तो ऐसे में वन के साथ वंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए वन शुड बी ट्रू टू हिज के स्थान पे हम सभी को ONE और एपॉस्ट्रॉफी S होता है, इसको वंस कहते हैं। अगर सेंटेंस में ONES लिखा रहे, ONE और उसके बाद SES लिखा रहे तो ये सब गलत है। ONE एपॉस्ट्रॉफी S वन का पॉजेसिव केस होता है, जैसे ही का हिज, शी का हर, उसी तरह से वन का वंस होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ नेम अडॉप्टेड बाई एन ऑथर इन हिज राइटिंग इज कॉल्ड। तो आपको पता है कभी भी अगर कोई राइटर किसी नाम को अडॉप्ट करता है किसी रचना को लिखने के लिए, ना कि अपने रियल नेम से लिखता है, तो उसको हम सभी सूडोनिम कहते हैं या पेन नेम कहते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि चार्ल्स लैम्ब इलिया को यूज करते हैं और आप देखिएगा ऐसे बहुत सारे हैं। और आप देखिएगा अ नेम अडॉप्टेड बाई, तो यहाँ पर देखिएगा सूडोनिम ऑप्शन में मिल गया है। पहला ऑप्शन है थीम, दूसरा है टाइटिल, तीसरा निक नेम और चौथा सूडोनिम। सूडोनिम की भी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, PSEUDONYM होता है सूडोनिम। तो सूडोनिम मीन्स होता है उपनाम या आप कह सकते हैं अज्ञात नाम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका निक नेम नहीं होगा, निक नेम का मीन्स एग्जैक्टली उपनाम होता है, इसका मीन्स अज्ञात नाम होता है जिसको एनोनिमस कहते हैं, ठीक है। कई बार होता है ना कि पब्लिश किया तो एनोनिमसली वर्ड आता है, तो यहाँ आप सभी सूडोनिम ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
choose the alternative which best expresses the meaning of the idioms and phrases। हमारा सेंटेंस है he felt like a fish out of water in social gatherings। तो यहाँ देखिएगा एक आइडियम होता है जिसको हम सभी बोलते हैं fish out of water। इसका मीन्स होता है कोई भी व्यक्ति अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो, मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, तो ऐसे संदर्भ में हम सभी आइडियम्स एंड फ्रेजेस यूज करते हैं जिसको कहते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। मीन्स फिश पानी से बाहर आ गई है तो कॉमन सेंस है कि वो संकट में होगी। ऑप्शन से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इस देखिए मिल गया अनकंफर्टेबल। तो याद रखिएगा अगर पूछ ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फिश आउट ऑफ वाटर, दैट मीन्स अनकंफर्टेबल सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन। सेकेंड ऑप्शन एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थका हुआ, और एनर्जेटिक मीन्स आप जानते हैं ऊर्जावान, और नर्वस मीन्स होता है गंभीर या बहुत परेशान, घबराया। तो ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन है अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शी डिसाइडेड दैट शी वुड गेट दिस जॉब बाय हुक बाय क्रुक। ये भी देखिएगा बाय हुक बाय क्रुक जो है इसका मीन्स भी होता है जैसे तैसे। जैसे हसल बसल एक वर्ड होता है, मतलब उथल पुथल मची होनी, तो वैसे भी कोई भी काम कहते हैं ना कि मैं इस किसी काम को किसी भी कास्ट पर करूंगा, आई विल डू दिस वर्क एट एनी कास्ट। तो इसका मीन्स क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन में चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है शी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, दैट शी वुड गेट दिस जॉब, चाहे जैसे पाएगी करेक्टली और इनकरेक्टली और रॉन्गली मेथड। तो यहाँ पर देखिएगा बाय इम्प्रेसिंग द इंटरव्यूअर्स, इम्प्रेसिंग द इंटरव्यूअर्स ये तो गलत हो गया, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करके। दूसरा देखिएगा बाय कंप्रोमाइजिंग और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी गलत हो गया। थर्ड वन इज बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग। तो देखिएगा यही हमारा करेक्ट है, चाहे सही रास्ता अपना के चाहे गलत रास्ता अपना के, उसको हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेजेस वर्ड में कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। ओके अगला देखिएगा सेवंथ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देखना है। हमारा सेंटेंस है यू कैन नॉट लॉस वॉट यू डैश हैड। यहाँ पर देखिए यू कैन नॉट है कि मतलब ये तुम किसी भी चीज़ को नहीं खो सकते जो तुम्हारे पास हो ही ना। देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव ही इसकी मीनिंग लगेगी। पहला वंस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वंस का कहीं जगह ही नहीं है। ऑलवेज भी गलत हो जाएगा, नेवर और हैव। तो यहाँ देखिए जो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं वो तुम कभी खो ही नहीं सकते, यहाँ इस तरह से नेवर का यूज करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है वुड यू माइंड डैश द सूटकेस सर। यहाँ देखिए कह रहा है कि सूटकेस सर आप क्या लेंगे या फिर आप जो है खोलेंगे, बुरा तो नहीं मानेंगे खोलते समय। तो यहाँ देखिए आपको ध्यान रखना हो गया, इंजॉय हो गया, कीप हो गया, और कोई भी प्रीपोजिशन हो गया, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, माइंड हो गया, इनके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। इसलिए यहाँ पर हम सभी माइंड ओपन गलत है, ओपनिंग टू ओपन और ओपेंड। तो यहाँ देखिएगा माइंड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा, तो हमारा आप जो है ओपनिंग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे माइंड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है, जिसको हम जिरंड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ फॉर्म भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्न द लाइट्स। अब यहाँ देखिए डैश के बाद है बिफोर यू गो टू बेड। लाइट के साथ आप जानते हो लाइट को ऑन किया जाता है, लाइट को ऑफ किया जाता है। इस सेंटेंस में कह रहा है बिस्तर पर जाने से पहले, सोने से पहले तुम क्या करो, लाइट को बंद कर दो। तो आप जानते हैं लाइट्स को ऑफ किया जाता है, यहाँ पर ऑन आउट डाउन ऐसा नहीं होगा। ऑफ हमारा लाइट ऑफ करने की बात हो रही है तो ऑफ हमारा करेक्ट होगा। और ध्यान रखेंगे प्रीपोजिशन से 4 से 5 क्वेश्चन एकदम कंपलसरी हो गए हैं परीक्षा में, तो इसलिए प्रीपोजिशन को आप लाइटली नहीं ले सकते, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज स्टैटिक्स डैश ऑलवेज माई वर्स्ट सब्जेक्ट। यहाँ देखिएगा वर हैव आर इज, और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है व्हाट इज एंटोनिम ऑफ कन्फेस। यहाँ पर देखिएगा ये एक क्वेश्चन है योर स्टैटिक्स
14th नंबर क्वेश्चन, योर स्टैटिक्स डैश इज सुटेबल फॉर माई प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा है नाउन में कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ एस लगा होता है, वो देखने में प्लूरल लगते हैं परंतु उनका प्रयोग सिंगुलर की तरह किया जाता है। जैसे आप जानते हो मैथमेटिक्स, सिविक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं तो उनको देखने में एस लगने से प्लूरल नहीं माना जाता क्योंकि वो सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ देखिएगा, स्टैटिक्स ऑलवेज माई वर्स्ट सब्जेक्ट, हमेशा से मेरा क्या रहा है, खराब विषय रहा है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, वर का, हैव का, आर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। लेकिन अगर 14th नंबर क्वेश्चन पे आ जाए आप, तो स्टैटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग जब प्लूरल के अर्थ में होता है। जैसे कह दिया जाए स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स एक, यहाँ जो स्टैटिक्स लिखा है इसका मीन्स है सांख्यिकी, लेकिन एक स्टैटिक्स होता है जिसका मीन्स आंकड़े होता है, जैसे तुम्हारे दिए गए आंकड़े। ऐसे सेंटेंस में स्टैटिक्स प्लूरल बनाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर आपका योर स्टैटिक्स, अब यहाँ देखिएगा आर नॉट करेक्ट होगा, ना कि इज नॉट, ना कि हैव नॉट या ना कि हैड नॉट। क्यों? क्योंकि स्टैटिक्स यहाँ पे जो तुम्हारे आंकड़े मीन्स तुम्हारा जो भी तुमने डेटा प्रोवाइड किया है वो क्या है, मेरे प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टैटिक्स हम सभी प्लूरल की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे मैथमेटिक्स में भी देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स मीन्स एक विषय होता है, लेकिन एक मैथमेटिक्स मतलब तुम्हारी क्या, तुम्हारा जो तुम जो दिमाग लगा रहे हो गणितीय, उसको जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारी ये मैथमेटिक्स मीन्स तुम्हारा जो कह सकते हो गणितीय दिमाग है वो मुझे नहीं पसंद रहा है, तो यहाँ मैथमेटिक्स प्लूरल हो सकता है। ऐसे पॉलिटिक्स भी है, जब पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो पॉलिटिक्स सिंगुलर है, जैसे पॉलिटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। बट यहाँ पर पॉलिटिक्स के साथ जब पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करके इसको प्लूरल बना दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि तुम्हारी राजनीति मुझे नहीं पसंद आ रही है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स मीन्स एक ऐसा वर्क जो तुम क्या कर रहे हो, जो आप पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के अर्थ में लगा रहे हो, तो यहाँ आर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम सभी, देखिएगा, व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ जॉली। तो जॉली मीन्स क्या होता है, जॉली मीन्स होता है अत्यधिक प्रसन्न। ठीक है, अ पर्सन हु कह सकते हैं हु बिकम हैप्पी अ लॉट ऑफ। ओके, हैप्पीनेस कितना है, अ लॉट ऑफ है, तो डल है, ग्लूमी है, हैप्पी है, अनप्लीजेंट है। तो एंटोनिम्स पूछा है, आप जानते हैं एंटोनिम्स मीन्स होता है एडजेक्टिव जो भी है अपोजिट या विलोम। तो यहाँ पे जॉली मीन्स होता है अत्यधिक प्रसन्न, तो यहाँ देखिए ग्लूमी मीन्स होता है बहुत अधिक उदास। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसको आप बार बार लर्न करिए, बार बार रिवीजन कीजिए। इसका कोई ऐसा रूल नहीं है जो कि सारे ग्रामर में आपको याद करा सके, इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ कन्फेस। आपको पता है कन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना। पहला ऑप्शन है जनरली, दूसरा है इंक्रीज, डिक्रीज, तीसरा डिनाई और चौथा अटैक। यहाँ पर देखिएगा, कन्फेस मीन्स स्वीकार करना, तो डिनाई मीन्स होता है इनकार करना या रिजेक्ट करना। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे, इसको नोट डाउन करते भी रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। अब देखिएगा, स्पेलिंग से भी क्वेश्चंस बार बार आते हैं, हमें करेक्ट स्पेलिंग देखना है। तो फर्स्ट स्पेलिंग है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर लिखी है DURRATION, ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ड्यूरेशन की करेक्ट स्पेलिंग होती है DURATION। ओके, तो ड्यूरेशन की करेक्ट स्पेलिंग DURATION, ड्यूरेशन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। दूसरा स्पेलिंग है इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRISITY। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की करेक्ट स्पेलिंग होती है ELECTRICITY, और आपके ऑप्शन में SITY लिखा है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। थर्ड है आब्रा का डाबरा। तो यहाँ पर देखिए आब्रा का डाबरा ABRA, इसके बाद का मीन्स का CA और डा BRA डाबरा। तो यहाँ देखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा, ABRA आब्रा का, उसके बाद हो जाएगा
डाबरा, BRA अंत में रहेगा। ये स्पेलिंग एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे, जो कि मिसलेनियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो मैं आपके लिए कलेक्ट करके लाई हूँ। और कुछ संभावित क्वेश्चंस बनाए गए हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। देखिएगा, आबरा का डाबरा ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है। और लास्ट है कमेटी। तो आप जानते हो कमेटी की स्पेलिंग बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। कमेटी की करेक्ट स्पेलिंग होती है COMMITTEE, और यहाँ पर एक बार M लिखा गया है, इसलिए ये कमेटी गलत है। कमेटी की देखिए COMMITTEE, याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, 14 हमारा हो चुका है स्टैटिक्स आर। 15 देखिएगा, इम्प्रूव द सेंटेंस द लिटिल बॉय फेल फ्रॉम द रूफ, फेल फ्रॉम द रूफ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फ्रॉम दिया हुआ है, इस फ्रॉम हमारा ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको पता है एक OF ऑफ होता है, एक OFF ऑफ होता है। जब भी अलगाव की बात होती है तो OFF ऑफ का यूज होता है। तो जब बच्चा गिरा छत से तो अलगाव हुआ, तो ऐसे सेंटेंस में हम सभी फेल फ्रॉम द रूफ ना लिख करके फेल ऑफ द रूफ लिखेंगे। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन फेल डाउन द रूफ, इट्स इनकरेक्ट। सेकेंड वन इज फेल डाउन, फेल बिलो द रूफ, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड वन इज फेल ऑफ द रूफ, देखिए यहाँ ये करेक्ट है। और लास्ट वन इज नो इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, फेल ऑफ द रूफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरीबडी वॉज अलार्म्ड विथ द नाउन ऑफ दिस मर्डर। तो यहाँ पर देखिएगा, अलार्म्ड विथ लगा है, आपको पता है सेटिस्फाइड हो गया, सरप्राइज हो गया, अलार्म हो गया, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, नॉक हो गया, जिनके साथ जब आप किसी डायरेक्शन की बात करें या इंडिकेशन की बात करें तो एट का प्रयोग करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर आपका विथ इनकरेक्ट है। ऑन, आफ्टर, एट और नो इम्प्रूवमेंट, तो एट सही है। अलार्म के साथ, अलार्म मीन्स होता है चेतावनी देना, किसी को वार्निंग करना, तो यहाँ पर अलार्म्ड एट होगा, ना कि विथ होगा। याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नॉट ओनली द मास्टर बट ऑल्सो द सर्वेंट्स वॉज सेड। यहाँ पर वॉज को आपको रिप्लेस करना है। तो एक रूल है, जब भी आइदर के साथ और हो, नाइदर के साथ नॉर हो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो हो, ऐसे संदर्भ में बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि पहले हुए। तो यहाँ देखिएगा, नॉट ओनली के साथ आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, बट जो बट आल्सो है उसके साथ सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है। इस वजह से हम सभी वॉज को इनकरेक्ट कर देंगे और हमारा करेक्ट होगा वर। ध्यान रखेंगे, नॉट ओनली, बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, एंड, तो बोथ के एंड के साथ तो प्लूरल लगता है क्योंकि दोनों की बात हो जाती है। लेकिन अगर नॉट ओनली, बट आल्सो, आइदर आर, नाइदर नॉर हो तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे देखिएगा, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल्स गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज करते हैं, लेकिन वो देखने में सिंगुलर लगते हैं, परंतु जो अपना मीनिंग लेते हैं वो प्लूरल लेते हैं। इसलिए हम सभी उनके साथ एस नहीं लगाते हैं, बट हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल लगाते हैं। तो आप देखिएगा, कैटल्स आर को हम गलत करेंगे तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, कैटल इज गलत है, क्योंकि कैटल हमेशा आर को लेके चलता है। कैटल मीन्स होता है मवेशी या दूध देने वाले या चारा वाले जो जंतु होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कैटल्स आर, फिर है कैटल वर, और आपका कैटल आर नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर आप देखिएगा, कैटल वर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कैटल वर्स नहीं होगा, कैटल आर होगा, क्योंकि कैटल एस नहीं लेता लेकिन अपना मीनिंग प्लूरल लेता है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइएगा, चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो आप देख रहे हैं, वन मस्ट
कीप वंस प्रोमिसेस। तो यहाँ देखिए आपको पता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम सभी बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। तो मस्ट बी हो जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, वंस प्रोमिसेस आर केप्ट, दिस वन इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, देखिएगा वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, ये आपका करेक्ट है क्योंकि मस्ट प्लस बी कैन बी, विल बी, मे बी, माइट बी ऐसा होता है, तो मस्ट बी हमारा करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन वर आया है और फोर्थ में मस्ट अकेले आया है, तो ये हमारे इनकरेक्ट हो गए। सेकेंड ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर। ओके, और लास्ट बट नॉट लीस्ट 20th क्वेश्चन, चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए आप सेंटेंस देखेंगे, ही आस्क्ड मी हाउ इज योर मदर। अब यहाँ आपको पता है कि जब भी हम लोग सेंटेंस में इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं। दिए गए सेंटेंस में आस्क्ड पहले से दिया हुआ है। उसके बाद क्या रूल होता है, यदि क्वेश्चन वर्ड आया हो तो इसी क्वेश्चन वर्ड को एज अ कंजक्शन यूज कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, आफ्टर दैट वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड रहता है वो एज अ कंजक्शन वर्क करने लगता है। और कंजक्शन में आप जानते हो कि आपको क्या करना है, कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। तो देखिएगा ही आस्क्ड मी तो चारों सेंटेंसेस में लिखा है। आगे देखिएगा हाउ, हाउ भी चारों में लिखा है। अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्या हो गया, वॉज माई ब्रदर। अभी हमने आपको बताया हाउ के बाद हमेशा सब्जेक्ट आना चाहिए था, यहाँ पर आपको वॉज दिया है, हेल्पिंग वर्ब आया है, इसलिए इनकरेक्ट होगा। हाउ माई मदर वॉज, यहाँ देखिएगा He asked me how my mother। आपको पता है कि जब आपको 2, 3, 1 का रूल एक पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको पता होता है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है योर मदर, तो योर सेकेंड पर्सन है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार जब आप आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माई। तो हाउ माई अब किस में दिया है, सेकेंड ऑप्शन में दिया है, हाउ माई शी आस्क्ड मी हाउ माई मदर वॉज। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रोनाउन चेंज नेसेसरी होता है। योर चेंज होगा मी के अनुसार और यहाँ पर माई मदर वॉज होगा, क्योंकि आफ्टर सब्जेक्ट हम सभी को हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है और इसमें योर नहीं चेंज किया है। हाउ योर मदर, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है। तो आई होप बच्चों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने कोरिलेट किया होगा। आप सारे क्लासेस को एंजॉय करते रहिए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।